जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रोसेस और डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स के ऊपर बात की, तो हमने प्रोसेस मॉडल्स की टाइप्स में हमने देखा कोर्स ग्रेन एक्टिविटी मॉडल और फाइन ग्रेन एक्टिविटी मॉडल, और साथ ही साथ हमने जो है वो रोल एक्शन मॉडल और एंटिटी रिलेशन मॉडल की बात की। तो जिसके अंदर हमने जो है कोर्स ग्रेन एक्टिविटी मॉडल को थोड़ा सा डिस्कस किया था, और फिर हमने कहा था फर्दर हम जो है बाकियों को आगे डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हम रोल एक्शन मॉडल को जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो इस मॉडल के तहत हमने देखा था कि हमारे पास जो भी प्रोसेसेस हैं उनके अंदर जो है वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, कमिंग फ्रॉम दी डिफरेंट डिसिप्लिन्स के, जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स से उनका ताल्लुक होता है। तो यहाँ पे हम जो है वो एक्टर्स के ऊपर बात करेंगे कि इनके अंदर कौन से एक्टर्स इन्वॉल्व हैं और एक्टर्स कौन हैं। तो यहाँ पे हम एक्टर्स के अलावा अगर हम देखें तो एक्टर्स को हम स्पेसिफिकली हम यहाँ पे अगर हम कहें तो यहाँ पे हम स्टेक होल्डर्स की हम बात करेंगे कि हमारे पास एक ओवरऑल प्रोसेस के अंदर, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं और उनको हमें किस तरीके से मैनेज करना होता है, या उनकी क्या क्या रोल्स हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो रोल एक्शन मॉडल के अंदर हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक्टर्स हमारे पास क्या हैं, तो एक्टर्स इन प्रोसेस आर पीपल इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्रोसेस। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एक प्रोसेस में जो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करते हुए प्रोसेस को आसान बनाते हैं। तो अगर हमारे पास हम एक्टर्स जो एक्टर्स हैं उनको सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि आपके पास किस एक्टिविटी के लिए कौन जो है एक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो हो सकता है कि हमारा जो है हम सक्सेस क्राइटेरिया के ऊपर जो है हम खड़ा ना उतर सकें। तो यहाँ पे मज़ीद हमारे पास जो अगर हम देखें तो एक्टर्स आर नॉर्मली आइडेंटिफाइड बाय देयर रोल्स रादर देन इंडिविजुअली। तो वो अपने रोल से पहचाने जाते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, परचेजिंग डायरेक्टर है, सिस्टम इंजीनियर है। तो ये अपने रोल से जो है वो जो है पहचाने जाते हैं, अपने काम से पहचाने जाते हैं। और इनका काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक ख़ास एक्टिविटी पे नहीं होता। कुछ ना कुछ अगर हम देखेंगे तो हमारे पास डिफरेंट जितने भी ये जो एक्टर्स हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जो है इन्वॉल्व होते हैं। या फिर अगर हम देखेंगे कि एक ही एक्टिविटी में मल्टीपल स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो ये इसी तरीके से हमारे पास जो है वो काम चल रहा होगा। मज़ीद हमारे पास एक्टर्स, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के अंदर हम अगर बात करें तो इसके अंदर जो भी लोग हैं, ठीक है, तो जो कि हु आर प्राइमली इंटरेस्टेड इन द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। तो पहले तो वो लोग भी हैं जो कि एंड यूज़र्स हैं, जो कि इसको बाकायदा यूज़ करेंगे, जो कि जिनका मकसद है कि ये सिस्टम जो है वो यूजेबल होना चाहिए, उनको वो ईज़िली इसको यूज़ कर सकें। और दूसरे वो तमाम लोग जो कि इसको बनाने में जो है मसरूफ़ होंगे, जो कि जिनका जो कंसर्न होगा वो सॉल्यूशन की तरफ होगा। तो एक तो है जिसका फोकस है कि बस मेरी प्रॉब्लम हल हो जाए, मुझे जो काम करना है मेरे लिए यूजेबल हो, मैं उसको काम को कर सकूं। तो वो एंड यूज़र है जो कि सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर फोकस्ड है कि मेरी प्रॉब्लम का हल होना चाहिए। और जो कि दूसरे हैं जो कि सॉल्यूशन के ऊपर फोकस्ड हैं कि हमें पता है कि वो प्रॉब्लम क्या है, उनको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्यूशन के ऊपर सोचना है कि मज़ीद जो है वो आया प्रॉब्लम क्या है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो हमें उस सॉल्यूशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि जिनको हम फुलफ़िल करके इनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ दो की बात अगर हम देखें तो सिर्फ दो ही एक्टर्स नहीं हैं, ये सिर्फ एक हाई लेवल वे में जो है बात की गई है। अगर हम देखें तो हम मज़ीद स्टेक होल्डर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास डिफरेंट जो है वो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो हमारे पास शामिल होते हैं। तो बहुत ज़्यादा कंसर्न हम देखें तो जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स का जो है वो बहुत ज़्यादा फैक्टर जो है वो हमें देखने को मिलता है प्रोसेस के ऊपर। जैसे कि हमारे पास हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेटर्स हैं, मेंटेनेंस इंजीनियर्स हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक सिस्टम की एग्जिस्टेंस के ऊपर जो है वो अफेक्ट जो है वो ये कर सकते हैं। और इसकी हम कुछ मिसाल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में, जब ह्यूमन एंड सोशल फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसके ऊपर हम जो है थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो हमारे पास जो रोल एक्शन डायग्राम है ये हमें बाकायदा हेल्प करती है कि हमारे पास कि कौन कौन जिस एक प्रोसेस, एक जो डिफरेंट प्रोसेस एक्टिविटीज़ हैं तो उनमें कौन कौन से एक्टर्स हैं, उन एक्टर्स को आइडेंटिफाई करने में कि हम एक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लें और एक मॉडल हम तैयार कर लें कि ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं और इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ से रिलेटेड ये जो है वो रोल्स हम डिफ़ाइन कर दें कि ये रोल्स हैं, ये जो कि इन एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और मज़ीद हमें वो एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को जो है वो प्रोटोटाइप के लिए अगर हम देखें तो वो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है कि हम रिक्वायरमेंट स्टेशन प्रोसेस में जो हम प्रोटोटाइपिंग करते हैं तो वहाँ पे भी हमें ये हेल्पफुल साबित हो सकता है कि हम देखें कि किस तरीके से जो है वो एक बेहतर तरीके से हम प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं और यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है उसको किस तरीके से मज़ीद रिफ़ाइन कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ों में हमें जो है वो रोल एक्शन डायग्राम जो है वो हेल्पफुल साबित हो सकती है। जैसे कि अगर हम देखें रोल एक्शन डायग्राम फॉर सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग,
तो सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग के अंदर ही अगर हम रोल एक्शन डायग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डिफरेंट एक्शंस हैं और डिफरेंट रोल्स इसके साथ हमें डिफ़ाइन किए गए हैं। तो ये बिल्कुल सिंपली टू अंडरस्टैंड है। तो सबसे पहले हमने देखा कि प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। तो जब हम प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो रोल्स डिफ़ाइन हुए हुए हैं ये कुछ हद तक वेरी कर सकते हैं, मगर नॉर्मली एक प्रोजेक्ट के लिए ये तमाम जो भी रोल्स लिखे गए हैं तो यही रोल्स जो है वो इन एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो की पर्सन हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग के लिए रिक्वायरमेंट इंजीनियर के साथ ही साथ जो सबसे अहम जो रोल है वो है डोमेन एक्सपर्ट का, जो कि हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो इनपुट है वो डोमेन एक्सपर्ट का या डोमेन नॉलेज का जो इनपुट है वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के अंदर बेहद ज़रूरी है, कि जब तक वो चीज़ नहीं होगी तो हम सही तरीके से प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर हमें जिस डोमेन के लिए हम काम कर रहे हैं उस डोमेन की ही नॉलेज हमें मौजूद ना हो तो हम कैसे उसकी प्रॉब्लम को जिसके लिए हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उस क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को कैसे हम सही से अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब हमें उसकी डोमेन की सही नॉलेज ही ना हो। तो हमें डोमेन एक्सपर्ट, जो भी डोमेन एक्सपर्ट है उसके साथ मिल के रिक्वायरमेंट इंजीनियर और साथ ही साथ एंड यूज़र जिसको इस्तेमाल करना है, दो जिसको वो सामान जो कि रियलिटी में जो जब सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करेगा तो उसको जो बंदा यूज़ करेगा जिसके लिए यूजेबल होना चाहिए सिस्टम, तो वो बंदा, ये तीन लोग जो हैं वो की पर्सन हैं जो कि प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग के लिए ये तीन रोल्स जो हैं वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग की, जिसके तहत जो है वो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया जा सके। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियर के साथ ही साथ हमने देखा कि डोमेन एक्सपर्ट का जो रोल है वो बेहद ज़रूरी है, एंड यूज़र का रोल बेहद ज़रूरी है, और फिर जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर है वो तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इन्वॉल्व होगा ही। फिर मज़ीद हमारे पास जब हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हम मज़ीद जो है वो एक आउटलाइन रिक्वायरमेंट्स की जो है हम इस्टेब्लिश करते हैं, जिसके अंदर मज़ीद जो है वो जब हमें प्रॉब्लम अंडरस्टैंड हो जाती है, हमें डोमेन क्लियर हो जाता है, तो अब मज़ीद हमारे पास रिक्वायरमेंट इंजीनियर जो है वो एंड यूज़र के साथ मिलके इस रिक्वायरमेंट्स की आउटलाइन बनाता है। फिर हमारे पास जब बात आती है प्रोटोटाइपिंग सिलेक्शन की, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रोटोटाइपिंग सिलेक्शन की जब बात आ रही है तो यहाँ पे अब हम एक प्रोटोटाइप को सेलेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल जो है वो शुरू हो जाता है। और प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल शुरू होने से मुराद ये कि प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल तो अगर हम देखें तो हर तरफ ही मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल तो चल ही रहा होता है, मगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर का अगर हम देखें तो हर इन तमाम फेजेस में जो है कुछ ना कुछ रोल जो है प्रोजेक्ट मैनेजर का होगा। इसका जो मेन रोल है वो प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल क्या है कि टू इनिशिएट द प्रोजेक्ट, टू प्लान द प्रोजेक्ट, टू मॉनिटर, कंट्रोल, एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे हम की जो सिलेक्शन की प्रोजेक्ट मैनेजर का की रोल है। मज़ीद जो प्लानिंग होगी, जो भी मॉनिटरिंग होगी, कंट्रोलिंग होगी, एस्टिमेशन होगी, जो भी तमाम प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो उसके लिए जिम्मेदार होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी। साथ ही इंजीनियर होगा जो कि मज़ीद जो है वो इस प्रोडक्ट होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसको पता होगा कि डिसिप्लिनरी वे में किस तरीके से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो सेलेक्ट करना चाहिए इस प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो हमारा वो इन्वायरमेंट को देखते हुए हमारे पास वो एक प्रोटोटाइप जो है वो प्रोटोटाइप सेलेक्ट किया जाएगा। प्रोटोटाइप क्या है, क्यों है, किस लिए है, वो तमाम चीज़ें। तो यहाँ पे हमारे पास जब सिलेक्शन हो जाएगी देन हम जब प्रोटोटाइप डेवलपमेंट की तरफ आएंगे तो यहाँ पे मज़ीद जो है वो रिक्वायरमेंट इंजीनियर जो कि जिसने रिक्वायरमेंट्स को आउटलाइन किया होगा तो वो मज़ीद सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जो है वो पिक्चर जो है वो क्लियर करते हुए उसकी डेवलपमेंट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हेल्प करेगा कि उसकी डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके से की जानी है और वहाँ पे जो है वो क्या जो क्रिटिकल इश्यूज़ हैं उनको वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मज़ीद जो है वो क्लियर करते हुए उसकी डेवलपमेंट में जो है वो साथ साथ जो है वो उसको हेल्प करेगा। मज़ीद आपके पास जब हमारे पास डेवलपमेंट हम करेंगे तो फिर उसके बाद जो एवेल्यूशन का जो प्रोटोटाइप को हम इवेल्यूएट करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि हमारे पास हम एक प्रोटोटाइप को बिल्ड करने के बाद जस्ट हम उसको कस्टमर को नहीं दिखा देते दे देते और वहाँ पे हमारा काम ख़त्म नहीं हो जाता। तो प्रोटोटाइपिंग का मकसद ही यही है कि हमारे पास जो प्रोटोटाइपिंग है तो वहाँ पे हम या तो हम एक लीज फंक्शनैलिटी के साथ हम जो है वो एक कस्टमर को एक चीज़ देते हैं जहाँ पे जो हमारा मकसद होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम रिक्वायरमेंट को मज़ीद रिफ़ाइन कर सकें, रिक्वायरमेंट्स को मज़ीद बेहतर तरीके से समझ सकें या फिर कस्टमर का एक ट्रस्ट हम जो है वो हासिल कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो जब प्रोजेक्ट की एवेल्यूशन की बात आएगी तो यहाँ पे एंड यूज़र होगा जो कि इसको एवेल्यूएट करके देखेगा हाँ कि इसी तरीके का सिस्टम इसको चाहिए यूज़ करने के लिए। देन यहाँ पे साथ ही साथ डोमेन एक्सपर्ट भी होगा जो कि देखेगा कि डोमेन रिलेटेड तमाम काम जो है वो जो
जो लीस्ट फंक्शनलिटी के साथ तमाम काम जो है वो मौजूद है कि नहीं है, एंड देन वही जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो भी यहाँ पे मौजूद होंगे। तो यहाँ पे जब डेवलप किया जाएगा एक प्रोटोटाइप, फिर उसके बाद जो है वो कस्टमर को, या फिर हम यहाँ पे फ़िलहाल एंड यूज़र की बात कर रहे हैं, तो एंड यूज़र को जो है सुना जाएगा कि एंड यूज़र की क्या उसमें राय है, डोमेन एक्सपर्ट की उसमें क्या राय है। तो उसको देखते हुए फिर हम रिवाइज़ करेंगे मज़ीद जो है वो दोबारा से अपने प्रोटोटाइप को। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक साइकिल की तरह से आपको दिख रहा होगा कि डेवलप प्रोटोटाइप एंड देन इवैल्यूएट प्रोटोटाइप एंड देन फिर दोबारा से ये जो आप एरो देखें तो ये दोबारा डेवलप प्रोटोटाइप की तरफ जा रहा है। ये हमें इसी चीज़ की तरफ जो है निशानदेही कर रहा है कि हमारे पास हम जब प्रोटोटाइप बिल्ड करते हैं उसके बाद जो है वो कस्टमर का या एंड यूज़र का हम फीडबैक लेते हैं, और फीडबैक लेने के बाद दोबारा से अपने प्रोटोटाइप को रिवाइज़ करते चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि रोल एक्शन डायग्राम फॉर सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग के हमारे पास रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के कॉन्टेक्स्ट में जब हम प्रोटोटाइपिंग की बात करते हैं तो हमारे पास किस तरीके से रोल एक्शन मॉडल हमें हेल्पफुल हो सकता है कि हम जिसके अंदर हम देख सकें कि हमारे पास कौन सी एक्टिविटीज़ हैं और उनके लिए कौन कौन से जो की रोल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। मज़ीद इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी हम स्टेक होल्डर्स की यहाँ पे रोल्स की बात कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जो डिस्क्रिप्शन है वो हम देख लेते हैं कि हमारे पास अगर हम डोमेन एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं तो डोमेन एक्सपर्ट किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टू प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेशन डोमेन एंड द स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन दैट डोमेन विच इज़ टू बी सॉल्व। तो एक डोमेन एक्सपर्ट से ज़्यादा बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता है कि एक डोमेन से रिलेटेड जो क्रिटिकल इशूज़ हैं वो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बेहतर तरीके से एक डोमेन एक्सपर्ट ही समझा सकता है कि किस हद तक जो है वो जो है सिस्टम के अंदर क्या प्रॉब्लम है, पेन क्या है। उस पेन को आइडेंटिफाई करने में हमारा डोमेन एक्सपर्ट सबसे ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल जो है वो साबित हो सकता है। तो डोमेन एक्सपर्ट हमें बाकायदा बताएगा कि उसकी जो पास एक्सपीरियंसेस हैं उसके हिसाब से कि जो है वो या फिर इस डोमेन में जो डिफरेंट सिस्टम्स पहले से बने हुए हैं तो किस तरीके से वहाँ पे प्रॉब्लम को हैंडल किया जाता है या किया जा सकता है। तो इसी तरीके से हमारे पास हम देखें तो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए ख़ास डोमेन में जो है किस तरीके से हमें सॉल्यूशन देना है, तो वहाँ पे डोमेन एक्सपर्ट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन सिस्टम एंड यूज़र की हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजिंग द सिस्टम आफ्टर डिलीवरी। तो एंड यूज़र का जो मेन रोल है वो यही है कि वो सिस्टम को जो है वो ख़ुद से जो है वो यूज़ करके देखेगा। तो उसके लिए जो सिस्टम एंड यूज़र का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये है कि वो जब उसको प्रोटोटाइप जो है वो दी जाए तो वो उसको टेस्ट करे और टेस्ट करके उसको वेरीफाई करे कि हाँ वो उसके लिए यूजेबल है कि नहीं है। क्योंकि इन द एंड जिसको यूज़ करना है सिस्टम, अगर वो उसके लिए यूजेबल ही ना हो, हम ऐसा सिस्टम बना दें जो कि हमारी नज़र में एफिशिएंट हो, बेहतरीन हो, मगर वो यूजेबल ही ना हो, तो वो चीज़ ज़ाहिर सी बात है कि फिर बेहतर नहीं होगी। फिर रिक्वायरमेंट इंजीनियर हमारे पास जैसे कि रिक्वायरमेंट इंजीनियर जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल दी रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन प्रोसेस, रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन एंड रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस एंड नेगोशिएशन एंड टू स्पेसिफाई दी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एंड टू वैलिडेट दी रिक्वायरमेंट्स एंड सो ऑन। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियर जो है इन तमाम चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की अगर हम बात करें तो वो जो प्रोटोटाइप की जो सिलेक्शन है, उसकी डेवलपमेंट है, उसके अंदर जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का अहम रोल हमने देखा उसका मौजूद होगा। और प्रोजेक्ट मैनेजर जो हमने देखा तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो तो हमारे पास ओवरऑल दी जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है चलती रहती है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस प्रोटोटाइपिंग के जो है हम इस सिनेरियो में अगर हम देखें तो जो भी प्रोटोटाइपिंग से रिलेटेड जो प्लानिंग है, उसकी एस्टिमेशन है, वो तमाम चीज़ें जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर की ज़िम्मेदारी में आता है। फिर मज़ीद हमने देखा कि जो रोल एक्शन मॉडल है इसके अंदर बहुत सारे ह्यूमन सोशल फैक्टर्स हैं। ह्यूमन सोशल फैक्टर्स से मुराद हमारे पास हम बहुत सारे यहाँ पे एथिकल इश्यूज़ हैं, बहुत सारे कल्चरल इश्यूज़ हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि हमने जैसे डिस्कस किया कि हमारे पास डिफरेंट रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स डिफरेंट डिसिप्लिन से, डिफरेंट बैकग्राउंड से, चाहे वो किसी का टेक्निकल बैकग्राउंड है नहीं है, किसी का जो है वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो डिफरेंट डिसिप्लिन से, डिफरेंट बैकग्राउंड से जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स उठ के आ रहे हैं तो उनको किस तरीके से मैनेज किया जाए, किस तरीके से उनको देखा जाए, किस तरह से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखा जाए। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा एक प्रोसेस के ऊपर जो है वो असरअंदाज होती हैं। और इसके लिए इस ह्यूमन सोशल फैक्टर्स को हम जो है थोड़ा सा डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ इतना जान लें कि हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा
जो अगर हम देखें तो ह्यूमन एंड सोशल फैक्टर्स का जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो एक सिस्टम पे पड़ सकता है, कि अगर एक रिक्वायरमेंट इंजीनियर अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, मगर अगर हमारे पास वो अगर ह्यूमन एंड सोशल फैक्टर्स को समझने में अगर वो नहीं कामयाब हो पाता, तो उसका मतलब वो जो है वो प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ जो है वो ईजिली जा सकता है। सिस्टम स्टेक होल्डर्स अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सिस्टम स्टेक होल्डर्स हैं, हमने देखा कि वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के फिर वहाँ पे जो कल्चरल इश्यूज़ हैं और उनके साथ जो एथिकल, हमने कुछ एथिक्स के ऊपर पहले भी बात की, तो वहाँ पे बहुत सारे एथिकल इश्यूज़ हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। हमें सोशल फैक्टर्स को भी देखना है और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस को भी देखना है। वो तमाम चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम अगर मज़ीद कुछ स्टेक होल्डर की टाइप्स देखें तो हमारे पास मज़ीद आ जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, जो कि बड़ा अहम रोल अदा करते हैं किसी भी चीज़ को एक डिसिप्लिन वे में जो है वो किस तरीके से फॉलो करना है उसमें। फिर सिस्टम एंड यूज़र, जो कि ज़ाहिर सी बात है कि जिसको यूज़ करना है सिस्टम, तो उसका इन्वॉल्वमेंट जो है वो ओवरऑल प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा हद तक अगर हम देखें तो सिस्टम एंड यूज़र से भी ज़्यादा जो हमें जो कि कंसर्न होता है वो है मैनेजर्स ऑफ सिस्टम एंड यूज़र्स, कि अगर वो हमें देखना है कि वो जो है अगर हमसे खुश हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक हम कह सकते हैं कि एक बेहतर अप्रोच है, कि जो मैनेजर्स ऑफ सिस्टम एंड यूज़र्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू सिस्टम एंड यूज़र्स। एंड देन फिर हमने देखा कि एक्सटर्नल रेगुलेटर्स का भी एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो असर जो है वो हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर पड़ सकता है। बहुत हद तक अगर हम देखें तो जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, वो कंस्ट्रेंट्स हम एक्सटर्नल रेगुलेटर्स की तरफ से डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कि जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ये फैक्टर्स हैं, जो कि ये स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट के ऊपर नेगेटिवली और पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस जो है वो कर सकते हैं। फिर डोमेन एक्सपर्ट्स की हमने बात की कि विदाउट डोमेन एक्सपर्ट्स हम अगर किसी सिस्टम की ऊपर काम करना शुरू करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट देते हैं, तो हम उस रिक्वायरमेंट के ऊपर बेहतर तरीके से बिल्कुल भी हम काम नहीं कर सकेंगे, कि अगर हमने जो है वो डोमेन की नॉलेज भी नहीं है और साथ में हमने डोमेन एक्सपर्ट्स भी जो है इन्वॉल्व नहीं किए हुए, तो वहाँ पे हम जो है वो बेहतर तरीके से रिक्वायरमेंट को नहीं समझ सकेंगे, और आगे भी जो सिस्टम है वो एक प्रॉब्लम को सही तरीके से आइडेंटिफाई करते हुए हम उसका सॉल्यूशन नहीं दे सकेंगे। तो यहाँ पे मज़ीद अगर हम देखें तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रिक्वायरमेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे कि पर्सनालिटी एंड स्टेट ऑफ स्टेक होल्डर्स। तो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पूरी हायरार्की होती है स्टेक होल्डर्स की, तो हम देखेंगे कि हमारे पास हमें देखना है कि डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं, उनके डिफरेंट स्टेटसेस हैं, तो हमारे पास कौन से वो स्टेक होल्डर्स हैं जिनका कंसर्न जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसका जो है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो वहाँ पे हमें क्लाइंट भी क्लियर नहीं होता है कि हमारा क्लाइंट दरअसल है कौन। जहाँ पे मल्टीपल शेयर होल्डर्स होते हैं तो वहाँ पे हम इसी चीज़ में एम्बिगिटी में रहते हैं कि हमारा जो हमें कि जो हमारे जब इतने सारे स्टेक होल्डर्स हो जाते हैं, जब हम कहते हैं कि तो वहाँ पे हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हमारे जो रियल क्लाइंट है वो कौन है। तो ये भी एक बड़ा इन्फ्लुएंस करता है जो है रिक्वायरमेंट को। मज़ीद हमारे पास अगर हम देखें तो जो द पर्सनल गोल्स ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारे पास ये एक बड़ा इशू है कि हमारे पास हर बंदा अपने ज़ाती मफाद के लिए जो है वो रिक्वायरमेंट्स बताने की कोशिश कर रहा होता है, बजाय इसके कि वो ये देखे कि एक ओवरऑल इदारे का, ओवरऑल जो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका बेनिफिट किस में है। वो अपने काम को आसान बनाने की कोशिश में लगा हुआ होता है और बिज़नेस गोल्स के बारे में नहीं सोच रहा होता। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। दैन द डिग्री ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेक होल्डर्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत हद तक जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमारे यहाँ जो हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती हैं, कि हमारे यहाँ जो है वो झूठ और धोखाधड़ी और ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स को जानबूझ के मैनिपुलेट कर सकते हैं, या फिर वो चाहेंगे ही नहीं कि जो सॉफ्टवेयर है वो एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर जो है वो उस इदारे में जो है वो बने, वरना वो जो मैनुअल काम में जब जिस तरीके से वो एक स्लैंग वर्ड अगर हम देखें तो जो खांचे वो कर रहे होते हैं, तो उन चीज़ों को वो सोचता है कि वो तमाम चीज़ें उनकी बंद हो जाएं। तो ये जो इनकी दुकानदारियां जो है वो एक क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोगों की चल रही होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं और वो उस डर के अंदर जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और वो नुकसान जो है वो एक बहुत ही बुरा इन्फ्लुएंस जो है वो रिक्वायरमेंट्स के ऊपर छोड़ सकता है। तो ऐसे लोगों से डील करना भी एक बड़ा चैलेंज है रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स के लिए। और यही चीज़ अगर हम देखें तो हम मज़ीद ह्यूमन एंड सोशल फैक्टर्स में भी हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो डोमेन नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये लोग जो हैं बड़े ही इजीली जो है वो एक सिस्टम के फेलियर का बाइस बन सकते हैं।
तो यहाँ पे ये जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अगर हम देखें तो जो स्टेक होल्डर्स का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हो सकता है कि जो कस्टमर आपके पास ये रिक्वायरमेंट लेकर आ रहा है वही इस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का हिस्सा हो। वो खुद नहीं चाहता कि ये सॉफ्टवेयर बने, मगर क्योंकि क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उसको रिप्रेजेंटेटिव बनाया है तो वो जो है वो एक पूरी जो है वो डीलिंग कर रहा है, मगर हो सकता है कि वो खुद ना चाहता हो कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो वजूद में आए। तो यहाँ पे मज़ीद अगर हम देखें तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस की बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स जो है वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस से रिलेटेड जो है वो इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो इन तमाम प्रॉब्लम्स के ऊपर हम बात करने से पहले जो सबसे पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो इस चीज़ का समझना है कि हम पहले तो ये देखें कि जो करंट प्रोसेस है वहाँ पे कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, जो कि हमने देखा प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, हमारे पास डोमेन एक्सपर्ट का इन्वॉल्व होना और तमाम जो एग्जिस्टिंग हमने चीज़ें देखी और जो भी प्रीरेक्स हैं, जो इनपुट्स हैं, उन तमाम चीज़ों के साथ तहत हम ये देखें कि आया प्रॉब्लम एक करंट प्रोसेस के अंदर प्रॉब्लम है क्या, ताकि हम उस प्रोसेस की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए हमें ये तमाम चीज़ों को देखना होगा कि करंट प्रोसेस क्या है, तो वो हमें पता होगा तो हमें पता होगा कि उन प्रॉब्लम्स करंट प्रोसेस में प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो करंट प्रोसेस का जानना और फिर करंट प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना हमारा मकसद होना चाहिए। देन जब हम करंट प्रोसेस के अंदर जो की प्रॉब्लम्स हैं उनको जब हम आइडेंटिफाई कर लें, देन हमें ये सोचना है कि अगर हम देखें तो हमें इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है, तो इम्प्रूवमेंट के गोल्स क्या होंगे, और मज़ीद हमारे पास जब हम इस की इम्प्रूवमेंट के गोल्स को हम आइडेंटिफाई कर लें कि हमारे पास ये गोल्स होने चाहिए, तो हम मज़ीद देखें कि हमारे पास हम किस तरीके से इस जो भी हम इम्प्रूवमेंट का जो हमारा तरीक़ेकार है उससे हम जो है वो सही तरीके से अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या हम अपने इस प्रोसेस को किस तरीके से हम कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे फॉर द इम्प्रूवमेंट। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो रिक्वायरमेंट प्रोसेस प्रॉब्लम्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पे स्टेट की गई हैं। इनके अलावा भी बेशुमार प्रोसेस प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम यहाँ पे मज़ीद जो है वो अगर हम देखें तो उन पे हम गौर व फिक्र कर सकते हैं। So lack of stakeholder involvement, by lack of stakeholder involvement I mean कि हमारे पास, जैसे कि हमने स्टेक होल्डर इंगेजमेंट के बारे में हम पहले भी बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस में इन्वॉल्व होने चाहिए, तो वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं वो उनकी जो है इन्वॉल्वमेंट, एक तो ये कि हमारे पास जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो ख़ुद जो है वो कुछ जो है ज़्यादा ही इंगेज होना चाह रहे होते हैं, जो कि हमने देखा कि हमारे पास कुछ स्टेक होल्डर्स हैं जिनको हमें सिर्फ इन्फॉर्म रखना है, मगर कुछ स्टेक होल्डर्स हैं जिनको हमें क्लोजली लूप में रखना है। तो वो तमाम चीज़ें हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके। फिर हमें तमाम स्टेक होल्डर्स के व्यू पॉइंट से देखना है कि हमारे पास कौन से की स्टेक होल्डर्स हैं और जो कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी प्रायोरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो स्टेक होल्डर इंगेजमेंट के ऊपर हमने प्रीवियसली जो है वो डिटेल में बात की हुई है। तो हमारे पास अगर ये जो लैक ऑफ स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट है, अगर हमारे पास जो स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट है हम सही तरीके से उनको इन्वॉल्व नहीं करते और उनका व्यू पॉइंट नहीं समझते, तो दिस कैन लीड टू सर्टेन प्रॉब्लम के हमें किसी न किसी प्रॉब्लम में ये इन्वॉल्व कर सकता है। देन हम बिज़नेस नीड्स नॉट कंसिडर्ड, तो बिज़नेस नीड नॉट कंसिडर्ड से मुराद हमारे पास ये है कि जब एक रिक्वायरमेंट इंजीनियर की अगर हम बात करें कि हो सकता है कि वो जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकली चीज़ों को सोच रहा हो अपने हिसाब से, मगर वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोच रहा हो कि यार ये जो बिज़नेस जो भी जिस भी इदारे के लिए मैं ये सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, चाहे वो कोई भी कमर्शियल सॉफ्टवेयर बनने जा रहा है, कोई भी बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, कोई इंश्योरेंस कंपनी के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनने जा रहा है, या फिर किसी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनने जा रहा है, तो वहाँ पे उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी जो बिज़नेस नीड्स हैं वो क्या है, उनके प्रोसेसेस को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखे बजाय हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल होकर सोच रहे हैं। तो वहाँ पे अगर हमें देखें तो हमें जो उनकी नीड है उसकी नीड को हमें कंसिडर करना है। टेक्निकल कंसर्न्स के साथ साथ हमें देखना है कि हमारे पास जो रियल नीड्स हैं एक बिज़नेस की वो क्या है। हमें सिंपल एक ये नहीं देखना कि हमारे पास जो है वो ये सिंपल ABC मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो हम ABC मैनेजमेंट सिस्टम बना के दे दें। तो उस ABC मैनेजमेंट सिस्टम के पीछे जो नीड रिक्वायर्ड है, जो बिज़नेस की नीड है, उस चीज़ को हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो रियल पेन, जो रियल जो हमारे पास प्रॉब्लम है, तो वो जो स्टेटेड जो रियल प्रॉब्लम है उसको हम स्टेट करें और देखें कि हमारे पास जो वो सिस्टम है वो क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हम कह सकते हैं कि जो रिक्वायरमेंट डिस्कवरी है या रिक्वायरमेंट हम किस तरीके से एक सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है हम एक्वायर कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हुए, बिज़नेस नीड्स को अंडरस्टैंड करते हुए फिर हम जो है वो
मज़ीद आगे बढ़ें। तो अगर हम बिज़नेस नीड्स को ही हम जो है वो सही तरीके से नहीं समझ सकेंगे तो हम ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का बाइस जो है वो बन सकता है। मज़ीद हमारे पास अगर हम देखें जैसे कि हमने देखा कि बिज़नेस नीड्स जो है वो हमें बाद में जाके इस चीज़ का बायस बन सकता है कि जो कस्टमर है वो खुश ना हो, उसकी सेटिस्फेक्शन ना हो। फिर बाद में हम देखते हैं कि लैक ऑफ रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट मज़ीद हमारे पास अगर हम देखें तो अगर हम बहुत ज़्यादा अगर हम बिज़नेस पीपल के हिसाब से अगर हम सोचना शुरू हो जाएं और हर स्टेक होल्डर के लिए हम हामी भरना शुरू हो जाएं तो ये भी बहुत हद तक नुकसानदेह है कि हमारे पास जो है वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली अगर रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज आ रहा है और हम उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, पता चले कि हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे और जो शुरू में जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है उसी के ऊपर जो है वो इनिशियल रिक्वायरमेंट ही चेंज होती चली जा रही है और हम उसको चेंज करते चले जा रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का एक पूरा प्रॉपर तरीक़ेकार हो कि हमारे पास किस तरीके से हम रिक्वायरमेंट को मैनेज कर रहे हैं। तो अगर हम सही तरीके से रिक्वायरमेंट को मैनेज नहीं करेंगे तो भी ये भी एक बड़ा जो है वो प्रॉब्लम है जो कि एक रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के दरमियान हमें देखने को मिल सकता है। देन लैक ऑफ डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास एक प्रोसेस में जो रोल्स हैं वो डिफ़ाइन होनी चाहिए कि हर एक्टिविटी के लिए कौन कौन से रोल्स जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं, कौन से रोल्स जो हैं वो किसके लिए कहाँ पे उनकी क्या ज़िम्मेदारी है। तो अगर ये डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है कि एक रिक्वायरमेंट इंजीनियर परेशान रहेगा कि उसको किस कंसर्न के लिए किससे बात करनी है। तो हो सकता है कि हमारे पास डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हों, हर स्टेक होल्डर ये कहता हो कि मैं जो हूँ इसकी सही रिक्वायरमेंट दूंगा और हो सकता है कि वहाँ पे हमें बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स भी मिलें डिफरेंट स्टेक होल्डर से, या हो सकता है कि हमारे पास ये लैक ऑफ डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स हैं, इसकी डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से हमें जब स्टेक होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ही ना पता हो तो हो सकता है कि हमारे पास बहुत सारी अनहिडन बहुत सारी हमारे पास जो है वो हिडन रिक्वायरमेंट्स जो है वो सामने आएगी, जो कि हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो कि हिडन है वो हमें उनका सामना करना पड़ जाए। तो यहाँ पे हमें तमाम चीज़ों का हमें जो है वो सामना करना पड़ सकता है। जो डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए कि किसके क्या रोल्स हैं ताकि हम उसके हिसाब से उसी से वैसे ही डील कर सकें और एक रिक्वायरमेंट चेंजिंग प्रोसेस जो है एक बेहतर तरीके से चल सके। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत सारे जितने भी हमारे पास हम देखें जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं ओवरऑल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस में, तो वहाँ पे कहीं ये ब्लेम गेम ना हो कि हमारे पास जो है ये चीज़ हमारी वजह से ना हुई, ये चीज़ जो है फ़लाँ की वजह से हुई। तो यहाँ पे जो ब्लेम गेम जो है वो ना हो, उसके लिए अगर हम देखें तो लैक ऑफ डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। तो यहाँ पे ये तमाम चीज़ें हम जो है वो इन चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना है। दैन स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, जैसे कि हमने देखा कि किसी भी प्रोजेक्ट की फेलियर का जो सबसे बड़ा रेशो है वो इस वजह से होता है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम के, चाहे वो कोई भी किसी भी के दरमियान का हो, चाहे वो एक आपस में टीम में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो या टीम और क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम हो या विद इन द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो, या फिर आपके पास हम मज़ीद जो है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम का जब ह्यूमन एंड सोशल फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे तब भी हम देखेंगे कि वहाँ पे जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम वहाँ पे हमें फेस करना पड़ता है वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम का ही है, जिसकी वजह से हमारे पास मज़ीद जो है दिस कैन लीड टू वेरियस रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस प्रॉब्लम्स। तो इन्हीं कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स की वजह से कि हमें नहीं मालूम कि एक तो हमें ये नहीं पता कि कौन सी डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमें नहीं मालूम कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमें किससे क्या बात करनी है, और वहाँ पे अगर हमें कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो स्टेक होल्डर जो है वो खुद से कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहा, वो रिक्वायरमेंट आपको दे के जो है वो आज़ाद हो गया और वो मज़ीद जो है उसके ऊपर जो है वो नेगोशिएट नहीं करना चाह रहा, तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। या फिर नेगोशिएट कर रहा है तो वो एक छोटी सी ईमेल लिख के जो है वो फिर आपको जो है कोई राब्ते में नहीं रहता, फिर आप जब उससे रिप्लाई मांगते रहते हैं और वो फिर आपको जो है कोई रिस्पांस नहीं देता। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक ख़ास प्रोटोकॉल डिफ़ाइन होना चाहिए कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है और किस तरीके से हम जो है बेहतर तरीके से स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट कर सकेंगे, क्योंकि अगर हम सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो जैसे कि मैंने कहा कि ये मज़ीद ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि मज़ीद बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो पैदा कर सकता है। जैसे कि हमारे पास इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स के अगर हम कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होंगी तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हो वो इनकम्प्लीट हों, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हो वो इनकन्सिस्टेंट हो, कि हमारे पास कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हैं, हर बंदा अपनी अपनी बात कर रहा है, तो वहाँ पे हो सकता है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसको सही से जो है वो सिंक्रोनाइज़ ना कर पा रहे हों। और बहुत ज़्यादा हम देखें तो मज़ीद हमारे पास जो है वो टर्मिनोलॉजीज़ का भी फ़र्क आ सकता है कि अगर एक बंदा जब कम्युनिकेट कर रहा है अपनी प्रॉब्लम्स को तो वहाँ पे वो अपनी टर्मिनोलॉजीज़ का जिक्र कर रहा है, तो अगर हम देखें तो टर्मिनोलॉजीज़ का बहुत ज़्यादा गहरा जो है
इफेक्ट पड़ सकता है कि अगर एक रिक्वायरमेंट इंजीनियर को डोमेन नॉलेज नहीं है तो वहाँ पे वो उन जो भी कम्युनिकेशन के अंदर जो भी टर्मिनोलॉजीज़ बताई जा रही हैं तो उसका जो है गलत मीनिंग लेके वो गलत तरीके से स्पेसिफाई कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत हद तक जो है वो ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन के दरमियान जब कम्युनिकेट किया जा रहा हो तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर है वो अपने साथ डोमेन एक्सपर्ट को साथ में रखे, या कम से कम कुछ हद तक डोमेन नॉलेज है उसको होनी चाहिए कि वो ईज़िली तमाम चीज़ों को समझ सके, और जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं कम से कम वो उसको पता हो। एक डोमेन से रिलेटेड जितनी भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जार्गन्स हैं, वो तमाम चीज़ों का उसको अंदाज़ा हो। तो यहाँ पे हमारे पास वरना हम अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स जो है वो अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स की तरफ जो है वो जा सकते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट्स जो है वो अनक्लियर हों, और एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट्स की तरफ हम जा सकते हैं कि वो जो रिक्वायरमेंट है वो क्या कहना चाह रहा है। तो वो तमाम चीज़ें अगर हम देखें तो ये तमाम चीज़ें कम्युनिकेशन प्रॉब्लम से ही निकल के मज़ीद जो है वो बढ़ सकती हैं, जैसे कि और दूसरी चीज़ें भी हमारे पास हो सकती हैं। दैन हमारे पास ओवर लॉन्ग स्केजुअल एंड पुअर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स कि हमारे पास अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा जो है वो हम जो है वो जो भी रिक्वायरमेंट है हमारे पास उसको हम सही तरीके से हम नोट डाउन नहीं करते, स्पेसिफाई नहीं करते। तो ये भी अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम का ही मसला है कि अगर हम सही तरीके से प्रॉब्लम को कम्युनिकेट नहीं करते तो जाहिर सी बात है कि हम उसको जो हम रिक्वायरमेंट को जो है सही तरीके से स्पेसिफाई नहीं कर सकेंगे, और वो इनकम्प्लीट और इनकन्सिस्टेंट रिक्वायरमेंट होगी, अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स होंगी। मज़ीद हमारे पास अगर हम देखें तो कुछ और हमारे पास पुअर क्वालिटी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की एग्जांपल हो सकती है, जैसे हमने डिस्कस किया जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो इस तरीके से लिखी जाए कि जो कि मेजरेबल ना हो, जो कि क्वांटिफाइबल ना हो, जिनके ऊपर कोई मैट्रिक्स या मेजरमेंट अप्लाई ना की जा सकती हो, तो वो भी हमारे पास एक बैड और पुअर क्वालिटी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की एग्जांपल हो सकती है। जैसे कि हमने डिस्कस की है डिफरेंट एग्जांपल्स को कि हमारे पास लेट सपोज अगर कहा जा रहा है किसी भी सिस्टम से रिलेटेड कि सिस्टम जो है वो इजी टू यूज़ हो और बहुत फास्ट हो, तो इजी टू यूज़ से क्या मुराद है, यहाँ पे फास्ट से क्या मुराद है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है वो बिल्कुल ही एम्बिगुअस स्टेटमेंट्स हैं जिसके डिफरेंट मीनिंग्स निकल सकते हैं, और बिल्कुल रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स को अपने हिसाब से जो है वो स्पेसिफाई कर सकता है, या फिर उसको डेवलपमेंट के दौरान जो है वो डेवलपर उसको डिफरेंट तरीके से इंप्लीमेंट कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे कोई क्वांटिफाइबल जो है वो अगर हम देखें तो कोई मेजरेबल जो है वो बात वहाँ पे नहीं की गई है। तो मज़ीद हमारे पास अगर हम देखें तो ये तो कुछ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमने डिस्कस किया। दीगर अगर हम देखें तो हम बहुत सारे प्रोसेस प्रॉब्लम्स हैं जो कि मज़ीद हमारे पास रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो हो सकते हैं। जैसे मज़ीद अगर हम देखें तो हमने देखा कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज़ ए कंटिन्यूइंग प्रोसेस। तो हमारे पास जब हमने रिक्वायरमेंट जो है वो कैप्चर करना शुरू करी तो पता चला कि साथ ही साथ जो है वो एक जो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जो टारगेट्स हैं उनकी वो टारगेट्स मूव करने की वजह से जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही हैं। तो वो भी हमारे पास जो है वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। स्टेक होल्डर से रिलेटेड हम पहले ही बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं कि स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड हम देखें तो बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं, ट्रस्ट इशूज़ हैं और कम्युनिकेशन इशूज़ हैं एंड सो ऑन। वहाँ पे हमारे पास स्टेक होल्डर्स को इंगेज करना यही अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा हमने देखा कि स्टेक होल्डर्स को खुद नहीं मालूम होता कि वो उनको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, वो प्रीवियस सॉल्यूशन से जो है वो निकाल के चीज़ें आपको बता रहे होते हैं, जो कि एक जाहिर सी बात है एक फ्लॉप सिस्टम होता है, और उसी फ्लॉप सिस्टम की चीज़ों को वो दोबारा से आपको बता रहे होते हैं कि हमें ये रिक्वायरमेंट है। तो वो सही तरीके से वो उनको मालूम ही नहीं होता कि उनको सच में सही मायनों में उनको चाहिए क्या, जिससे उनकी प्रॉब्लम जो है वो हल हो सके। तो सही मायनों में जो हमारे पास जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनको हमें क्लोजली लूप में रखना है उनको आइडेंटिफाई करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और फिर ये देखना कि उनको सही रिक्वायरमेंट मालूम है कि जो कि उनके बिज़नेस प्रोसेसेस के अंदर जो है उनको फ़ायदा पहुंचा सके। तो वो तमाम चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हम एक रिक्वायरमेंट इंजीनियर चाहें तो वो डोमेन एक्सपर्ट को साथ रखते हुए मज़ीद जो है वो जो अगर हम देखें तो डिज़ाइनर, डेवलपर और जो जितने टेक्निकल पर्सनस हैं उनको अगर साथ में रखे तो ये एक बेहतर अप्रोच है कि वो फिर एक अच्छे सिस्टम की तरफ जो है वो जा सकता है। मज़ीद हमने देखा कि हमारे पास जो है वो और जितनी भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए एंड जो है वो अनएम्बिगुअस होनी चाहिए एंड वेरीफाइबल होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम तमाम चीज़ों को मद्देनज़र हमें रखना है। इन तमाम चीज़ों के साथ हमने देखा कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर हमने देखा कि इस प्रोसेस से रिलेटेड हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि करंट प्रोसेस क्या है। तो करंट प्रोसेस के जब हमें पता होगा तो हम देखेंगे कि उस करंट प्रोसेस में प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स हमने जो है वो डिस्कस की कि एक रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती हैं। अगर हम देखें ये जो प्रोसेस के दरमियान जो प्रोसेस के दरमियान जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। अब लेट सपोज हम अगर देखें तो कोई भी अगर हम किसी भी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं
तो हम उस प्रोसेस के रिलेटेड अगर हम देखें तो करंट प्रोसेस से रिलेटेड हम कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम जो करंट प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे हम कहाँ लैकनेस कर रहे हैं। तो वो लैकनेस अगर हम आइडेंटिफाई कर लें तब हम अपनी मजीद गोल्स के ऊपर जा सकते हैं। तो लेट सपोज हमारे पास जो है वो हमने देखा कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो लेट डिलीवरी है, कि हम जो है वो प्रोडक्ट्स को जो है वो बहुत लेट डिलीवर कर रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट पे हम इतना टाइम लगा देते हैं कि वो जो है वो मज़ीद जो है वो हम आगे जो है वो काम जो है वो डिलीवर करने में देर हो जाती है। या फिर हमारे पास प्रोजेक्ट ओवररन जो है वो हमारे पास एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि हम रिक्वायरमेंट बेस है इतनी कॉस्ट लगा देते हैं कि हमारे पास जो है वो बजट जो है वो एक्सीड हो जाता है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट से पे ज़्यादा पैसे या कॉस्ट लगने की बात जो अगर हम देखें तो ये भी बहुत हद तक हमने जैसे डिस्कस किया कि रिक्वायरमेंट की मैनेजमेंट जो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट है वो सही तरीके से ना की जाए। कि हो सकता है कि इनिशियल रिक्वायरमेंट में तो इतनी कॉस्ट ना आई हो, मगर जब आपके पास बार बार जब रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ रीवर्क है उसकी वजह से आपके पास जो है वो जो रिक्वायरमेंट को चेंज करने की जो कॉस्ट है वो हमें जो है वो उसकी वजह से जो है बजट एक्सीड कर रहा हो। मज़ीद हमारे पास जो है पूरा क्वालिटी जो है वो हमारे पास जो है वो पूरा क्वालिटी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये हमारे पास करंट प्रोसेस की प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो दीगर हमारे पास जो करंट प्रोसेस है हमें देखना है जो अभी करंट प्रोसेस चल रहा है उसमें क्या प्रॉब्लम है, या मीटिंग प्रॉब्लम्स हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है एंड सो ऑन, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं देन हम गोल्स आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास इंप्रूवमेंट गोल हमें क्या रखना है। तो अकॉर्डिंग टू दैट करंट प्रोसेस कि हमारे पास करंट प्रोसेस क्या है उसको देखते हुए हो सकता है कि हमारे पास हम देख रहे हैं कि हम क्वालिटी को सही से अश्योर नहीं कर पा रहे, तो क्वालिटी के हवाले से हम जो है अपना एक गोल बना सकते हैं कि हम क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो प्रोसीजर्स को हम इस तरीके से हम फॉलो करेंगे कि जो कि सेटिस्फाई करे ISO 9000 सर्टिफिकेशन को, स्टैंडर्ड को। तो यहाँ पे हमारे पास हम कुछ हद तक जो है कुछ प्रॉब्लम्स को हम हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास जो बजट ओवररन की हैं वो शायद हो सकता है कि यहाँ पे हमारा जो है वो गोल मीट कर जाए, तो वहाँ पे हम किसी तरीके से जो है वो अमाउंट ऑफ रीवर्क जो है उसको रिड्यूस करने की बात कर सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं और उन गोल्स को जो हमारा मकसद होना चाहिए वो गोल्स ऐसे होने चाहिए जो कि रियलिस्टिक हों और हमें पता हो कि हम इन गोल्स को जो है वो अचीव कर लेंगे। फिर हमारे पास जब हम गोल्स को अचीव कर लेते हैं देन मज़ीद हमारे पास ये देखना होता है कि हमारे पास इनके लिए हमारे पास ये गोल्स हैं तो मगर इनको हम किस तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और हमारे पास जो एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस है तो वहाँ पे हम क्या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करेंगे कि हम जो है वो इस गोल को अचीव कर लें। तो यहाँ पे क्या चेंजेस हमें जो है वो करंट प्रोसेस में करने की ज़रूरत है, और मज़ीद अगर हम कुछ एक्टिविटीज़ को हम इन्वॉल्व कर भी देते हैं तो हम किस तरीके से जो है वो मज़ीद इम्प्रूवमेंट की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो इसी के हवाले से अगर हम देखें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के हवाले से या हमारे पास प्रोसेस इंप्रूवमेंट के हवाले से, तो हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट का जो है वो अगर हम देखें तो एक प्रोसेस मैच्योरिटी का एक मॉडल है। इस प्रोसेस मैच्योरिटी मॉडल से हमें एक चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स जो है वो डिफ़ाइन किए गए हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंट लेवल्स हैं ये हमें एक थॉट प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने जो है वो किस लेवल पे है मैच्योरिटी के, या फिर किस तरीके से अपने प्रोसेस को बेहतर से बेहतर बनाए और बनाते हुए जो है वो एक हाईएस्ट लेवल को अचीव कर लें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मकसद है वो ये है कि हम जो है वो अपने प्रोसेसेस को डिफ़ाइन करें कि हमारे प्रोसेसेस जो हैं वो किस हद तक बेहतर हैं और उनको सिस्टमेटिक वे में जो है वो हम एक सिस्टमेटिक वे में और ह्यूमन और कंप्यूटर बेस्ड सपोर्ट के साथ जो है वो मज़ीद जो है हम किस तरीके से एक ऑप्टिमाइजिंग लेवल तक हम पहुंच सकें। तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट का कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल एक इस तरह का फ्रेमवर्क है जो कि जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर की प्रोसेस मैच्योरिटी को जो है एक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जांच सकते हैं कि वो किस लेवल पे मौजूद है। सबसे पहले अगर हम देखें CMM लेवल 1 तो वो है इनिशियल प्रोसेस के अंदर हम देखें तो अगर हम एक बिल्कुल एडहॉक प्रोसेस में हम फॉलो कर रहे हैं, हमें जो है वो बिल्कुल जो है वो हम वही जो हमने देखा कि बिल्कुल एक अनडिसिप्लिन प्रोसेस है एंड कोड एंड डिबगिंग एंड सो फोर्थ, एंड उसके अलावा जो है कोई और डिसिप्लिन हम फॉलो नहीं कर रहे। तो यहाँ पे इस जगह पे अगर हम देखें तो एक ऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं कि वो इनिशियल लेवल पे है, वो लेवल 1 पे है। मज़ीद अगर हम CMM लेवल 2 को अगर हम बात करें तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसके अंदर बेसिक कॉस्ट एंड स्केड्यूल मैनेजमेंट जो है कि उनके बेसिक कॉस्टिंग का तरीक़ेकार है, स्केड्यूल मैनेजमेंट का एक प्रोसीजर उनका उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है, एक किस तरीके से वो अपने प्रोजेक्ट्स की कॉस्टिंग करते हैं, बजटिंग करते हैं, स्केड्यूलिंग करते हैं। तो यहाँ पे एक सेम किस्म के प्रोजेक्ट अगर उनके पास आता है तो उनका एक तरीक़ेकार मौजूद है, वो एक्सपर्ट जजमेंट यूज़ कर रहे हैं या जो एंड सो फोर्थ, अगर कोई भी कॉस्टिंग का, एस्टिमेशन का, स्केड्यूलिंग का कोई भी तरीक़ेकार उनके पास मौजूद है जिनको वो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे उन्होंने जो चीज़ डेवलप की है अपने पास, तो वो हम कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशंस कुछ हद तक रिपीटेबल लेवल पे मौजूद हैं।
फिर हमारे पास आ जाता है CMM लेवल 3 जो कि है डिफाइंड प्रोसेसेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो प्रोसेसेस हम जो कॉस्टिंग के, एस्टिमेशन के, स्केजुलिंग के हैं, तो इनको हमने मज़ीद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो स्टैंडर्डाइज एक्टिविटीज़ हैं उसके साथ हमने इन्वॉल्व किया है, और मज़ीद हम जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको इन्वॉल्व करके हम एक हम कह सकते हैं कि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्टैंडर्डाइज एक्टिविटीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं। तमाम डॉक्यूमेंटेशंस का हम ख्याल रखने, स्टैंडर्डाइजेशन का हम ख्याल रखने, और उसके अलावा जितने भी स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जो चलने चाहिए उनको तमाम चीज़ों को इंटीग्रेट करके हम चल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो हम एक डिफाइंड लेवल 3 को हमने अचीव कर लिया। मज़ीद हमारे पास जो लेवल 4 है वो मैनेज है। मैनेज के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो डिफाइंड लेवल के अंदर हम जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ हमने स्टैंडर्डाइज की हैं, मज़ीद उसके साथ हम डिटेल मेजरमेंट की तरफ हम जाते हैं कि जितने भी हम प्रोसेस की क्वालिटी या प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम मज़ीद जो है वो डिफरेंट तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी को अश्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर हम देखें तो मैनेज में हमारे पास हम बहुत हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास मज़ीद हमारे जो प्रिडिक्शन है हमारी वो बहुत बेहतर होती है कि हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को हमने क्योंकि स्टैंडर्डाइज डिफाइंड लेवल पे हो चुकी होती हैं, तो यहाँ पे हमारी प्रिडिक्शन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट जा रही होती है कि हमारे पास जो हम प्रिडिक्ट करते हैं उस हिसाब से ही हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कॉस्ट उतनी ही आती है, या फिर उतनी ही हम जो है वो टाइम पे चीज़ों को अचीव करना शुरू हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वी आर ऑन द मैनेज CMM लेवल 4। देन हमारे पास जो एक हाईएस्ट लेवल है वो है ऑप्टिमाइजिंग का। ऑप्टिमाइजिंग लेवल वो लेवल है जिसके अंदर मज़ीद एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट की स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए जो है वो आगे बढ़ रही है। तो बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट इन प्लेस कि किस तरीके से वो अपने गोल्स को मज़ीद अचीव कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो पास एक्सपीरियंसेस हैं उनसे बेहतर जो है वो मज़ीद जो है वो अपनी प्रोसेस को जो है वो एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के तहत जो है वो बेहतर से बेहतर जो है वो उनके रिजल्ट्स जो है आ रहे हैं। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये अगर एक कंटिन्यूस प्रोसेस जो है वो अपने जो है वो पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखते हुए, बैड एक्सपीरियंसेस को देखते हुए, गुड एक्सपीरियंसेस को देखते हुए मज़ीद जो है वो रिजल्ट के अंदर बेहतरी आ रही है, तो फिर हम कह सकते हैं कि एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के तहत जो है वो ऑप्टिमाइजिंग या लेवल 5 को जो है वो अचीव एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कर चुकी है। तो प्रोसेस मैच्योरिटी की अगर हम बात करें तो ये जो इसका जो इनिशियल है वो इस तरीके से जो है वो शुरू हुआ कि जहाँ हमारे पास एडहॉक रिक्वायरमेंट्स थी और कोई एक मैच्योरिटी का कोई लेवल हम जान नहीं सकते थे कि हमारे पास जो प्रोसेस है हमको किस तरीके से बेहतर बनाएं। तो वहाँ पे 1980s के अंदर जो है इस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा हुआ कि हमारे पास कोई ना कोई तरीक़ेकार ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर हम जो है वो प्रोसेस की मैच्योरिटी को जो है वो देख सकें। तो ये प्रोसेस मैच्योरिटी की अगर हम बात करें तो ये बड़ा डिटेल टॉपिक है, मगर इन नटशेल हम देखें तो हम प्रोसेस मैच्योरिटी की इस मॉडल को देखते हुए हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक हम उसको रेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से जो है हमने जिस तरह से डिस्कस किया कि वो कौन से लेवल पे मौजूद है, हम इजीली उसको रेट कर सकते हैं फ्रॉम 1 to 5। देन हम अगर हम देखें तो इसी प्रोसेस मैच्योरिटी को मॉडल को देखते हुए हमारे पास रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस मैच्योरिटी मॉडल है। ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस मैच्योरिटी मॉडल जो है वो एक रिसर्चर ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया, जिसका मकसद ये था कि हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर इस रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस में जो है मज़ीद मैच्योरिटी मॉडल को हम किस तरीके से जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 3 जो है वो लेवल्स डिफाइन हुए हुए हैं, इनिशियल, रिपीटेबल एंड डिफाइंड। तो जैसे कि इनिशियल में हमारे पास जैसे से देख सकते हैं कि एडहॉक रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग है, रिक्वायरमेंट्स एरर्स आर कॉमन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत हद तक हम कुछ चीज़ों को तो फॉलो कर रहे होंगे, जैसे कि हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, हम कुछ अपना डॉक्यूमेंटेशन भी कुछ हद तक कर रहे होंगे जिसके अंदर हम रेलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है अपने पास स्पेसिफाई कर रहे होंगे एक एडहॉक वे में, और फिर हम ये भी देख रहे होंगे कि यूनिकली के कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके स्पेसिफाई कर रहे होंगे, और कुछ हद तक जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं तो उसके लिए कोई छोटा मोटा चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस भी हम यहाँ पे बना रहे होते हैं। कुछ चेकलिस्ट भी हम बना रहे होते हैं कि चेकलिस्ट की मदद से जो है हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर रहे होते हैं। मगर यहाँ पे अगर हम देखें जो रिज़ल्ट है वो ये निकल रहा होता है कि जो कस्टमर हैं वो सेटिस्फेक्शन उनको नहीं हो रही, और मज़ीद हमारे पास रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग से रिलेटेड हम जो है उसके अंदर किसी केस टूल्स का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, और एक बिल्कुल एडहॉक वे में रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस को हम लेकर चल रहे हैं। तो बेशक हम कुछ एक्टिविटीज़ तो फॉलो कर रहे हैं मगर वो बिल्कुल एडहॉक वे में है, और कोई हम ख़ास तरीक़ेकार को फॉलो नहीं कर रहे, और उसके अंदर हम एक पुअर क्वालिटी की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये फ़ेज़ हमारे पास इनिशियल फ़ेज़ है।
फिर हम जब रिपीटेबल फेज़ में आते हैं तो हमारे पास हम कुछ हद तक जो है वो हम अपने जो एक्टिविटीज़ हैं जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, वो तमाम एक्टिविटीज़ के अंदर हम बेहतरी ले आते हैं, या फिर अपने पास एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे हम जो है वो डिफरेंट स्टेक होल्डर से बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। और वहाँ पे हम लेट सपोज़ हम रिक्वायरमेंट स्टेशन की अगर हम बात करें तो रिक्वायरमेंट स्टेशन में कौन सा मोड ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग हमें चूज़ करना है, तो उसके ऊपर जो है वो फोकस करते हैं। यूज़ केस सिनेरियोज़ के ऊपर वो फोकस करते हैं, यूजेज सिनेरियोज़ को जो है वो डिफरेंट यूजेज सिनेरियोज़ को जो है वो डेवलप करते हैं, और यहाँ पे डिफरेंट स्टेक होल्डर से जो है इंटरेक्ट करते रहते हैं। और मज़ीद जो है रिक्वायरमेंट्स को जो है क्वांटिटेटिवली जो है वो रिक्वायरमेंट्स को हम स्पेसिफाई करते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि हमने देखा कि प्रोटोटाइपिंग जो है वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है, तो हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो प्रोटोटाइपिंग का भी अगर हम जो है वो सारा लेते हैं तो हम यहाँ पे रिपीटेबल फेज़ में मौजूद हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल के हम रिपीटेबल लेवल पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो रिपीटेबल है, यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टैंडर्डाइज्ड रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है बट फ्यू रिक्वायरमेंट एरर्स, तो यहाँ पे मज़ीद जो है रिक्वायरमेंट एरर्स जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ गुंजाइश है। तीसरा जो लेवल है हमारे पास जो डिफ़ाइंड है, तो डिफ़ाइंड लेवल ये एक ऐसा लेवल है जो कि हमारे पास अगर हम देखें जो कि एक आम जैसे कि हमारे पास जो सीएमएम जो हमारे पास कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल का जो हमारे पास जो 5th लेवल था, वो 5th लेवल जो हम वहाँ पे हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की हम बात कर रहे थे, काइजन की जो हम बात कर रहे थे, जो एक जापानीज़ वर्ड है, तो वही चीज़ यहाँ पे डिफाइंड के अंदर भी कही जा रही है कि डिफाइंड प्रोसेस बेस्ड ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट इन प्लेस, कि हमारे पास यहाँ पे हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए मज़ीद जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और हमारे पास जो है वो प्रोसेस इंप्रूवमेंट जो है वो हमारे पास आ रही है। यहाँ पे अगर हम देखें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस से मुराद हमारे पास क्या है कि लेट सपोज हमारे पास हमें मालूम है कि अगर हमारे पास अभी भी फ्यू रिक्वायरमेंट एरर्स मौजूद हैं तो हम फॉर्मल मेथड्स की तरफ चले जाते हैं, और जो मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स हैं उनके लिए हम ऐसी मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज में हम जो है वो रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि जहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश ना बचे। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस मैच्योरिटी मॉडल यहाँ पे डिफाइंड लेवल पे मौजूद है कि यहाँ पे हमारे पास फॉर्मल मेथड्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। बट जैसे कि हम डिस्कस कर चुके कि हमारे पास जो डिफरेंट नेचर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, नॉर्मल जो हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो कमर्शियल सिस्टम है, वहाँ पे हम फॉर्मल मेथड्स को अप्लाई नहीं कर सकते, तो वहाँ पे डिफरेंट बजटरी कंस्ट्रेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, टाइम टू मार्केट भी इन्वॉल्व है। तो इनके साथ जो है वो फॉर्मल मेथड्स को इस्तेमाल करना या फिर हम कह सकते हैं कि मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज को इस्तेमाल करना जो है वो रियलिस्टिक नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो हमने कुछ चीज़ों को जो है वो हमने प्रोसेस मैच्योरिटी मॉडल को हमने डिस्कस किया। मज़ीद अगर हम देखें बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस इंप्रूवमेंट, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस को हम मज़ीद जो है वो सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन ऑफ बेस्ट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रैक्टिस, तो हमने देखा कि कोई भी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको हम इन्वॉल्व करके मज़ीद जो है वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट साइकिल है, यहाँ पे जो इसका जो मकसद है वो यही है कि हम किस तरीके से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की तरफ हम जा सकते हैं, और बेस्ट प्रैक्टिसेस और गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो बेहतरी ला सकते हैं, उसकी अपने रिज़ल्ट में जो है बेहतरी ला सकते हैं। तो मज़ीद अगर हम देखें तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कॉस्ट हमारे पास अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास डिफरेंट फेजेस में जो कॉस्ट हमें इन्वॉल्व होती है, तो हम उसके अंदर अगर हम एक रफ सा आइडिया अगर हम लेते हैं कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास जो है वो कितनी कॉस्ट जो है वो हमें बेयर करनी पड़ सकती है, तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास जो है तकरीबन हमें 15% जो है वो ओवरऑल सिस्टम डेवलपमेंट कॉस्ट का हमें जो है 15% जो है वो बेयर करना पड़ सकता है। और यही अगर हम देखें कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस को हम अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करते तो सब्सटेंशियली ये जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ कर सकती है। तो अब तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।